पहले आगे। हाँ भाई, कल पार्ट डी का यार हम वो कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। डिस्कशन के बाद हमारे सीक्वेंस सीरीज के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं, सीक्वेंस सीरीज रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, पहले वाले में करना तो वैसे ही है, उसका आंसर नहीं मैच कर रहा है पहले वाले का। हमने कल किया था फर्स्ट वाले में कि अपने पास सम वाइट सम ब्लैक बॉल है, तो 0 ब्लैक 12 वाइट से लेके ऐसे 12 ब्लैक 0 वाइट तक 13 केस बनेंगे टोटल। तुमने किया था 1/13 सिग्मा x इज इक्वल टू 4 to 12 xc4 अपॉन 12c4। तो इसको ना कल एक्चुअली क्लास का मेरे दिमाग में आया, इसको हम उससे कर सकते हैं, सम से। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये NCR प्लस NC n प्लस 1 CR सॉरी, इस 4c4 को हम 5c5 लिख सकते हैं। फिर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था जो ये लगा सकते हैं, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR वाला, बाइनोमियल में जो हम सम निकालते होते हैं। ठीक है, इसको यूज करके हम थोड़ा आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ये वाला जो 4c4 है, इस 4c4 की जगह आप चाहो तो 5c5 लिख सकते हो, दोनों की वैल्यू 1 ही है। ठीक है ना, तो 1/13 1/12c4, तो ये बन जाएगा 5c5 प्लस 5c4 प्लस 6c4 एंड सो ऑन 12c4। तो ये बन के बनेगा 6c5 फिर 7c5, ऐसे करते करते 13c5 बन जाएगा ये। तो 1/13 13c5 13 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। ये गया, इससे ये गया और इससे ये गया, तो 1/5 बच गया। 1/5 कोई आंसर है? नहीं, 13/60 आंसर दिया हुआ ना, इसको 12/60 कर लो यार। क्यू ऑप्शन दिया हुआ ना इसमें आंसर। हाँ धीरज, सम में मतलब सम क्लियर करना चाहिए उनको कि 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। जनरली जब हम 0 नहीं लेते, तो अगर 0 नहीं लोगे आप तो 1/11 हो जाएगा। तो उसमें भी आंसर आएगा 1/11 इंटू 13c5 अपॉन 12c4। तो कितना बन जाएगा 13 और 13/55, तब ये बन जाएगा। ठीक है ना, विदाउट 0 केसेस, ये है विद 0 केसेस। ये वैसे क्लियर होना चाहिए इसमें। ठीक है जी, चलो अच्छा, अब जो बाकी है इसका फर्स्ट एक अलावा BCD जो है, बी और सी तो चलो सीधे सीधे ही है। डी का मैच किया आंसर। हम फर्स्ट के बाकी पार्ट्स का आंसर मैच हुए हैं। डी का भी 1/5 ही आ रहा था। 2 balls आर ब्लैक 2 आर वाइट, तो इसमें भी वही, अगर हम 13 केस जो ये वाला जिसमें 0 भी है वो वाला इंक्लूड करके चले, अगर हम इसकी बात करें तो अपने पास
2 ब्लैक 2 वाइट चाहिए, तो XC2 12 माइनस XC2 अपॉन 12C4, सिग्मा कहाँ से चाहिए, x इज इक्वल टू 2 to 10, ठीक है ना, ये चाहिए अपने को। तो ये तो आया 1/13 1/12C4 2C2 10C2 प्लस 3C2 9C3 अप टू 10C2 इंटू 2C2। तो इसका उससे करके देख लो एक बार, 9C2 जिसमें डिफरेंस सेम होता है उस वाले प्रोडक्ट से, जब डिफरेंस सेम होता है तो 1 प्लस एक्स की पावर नहीं, लेकिन इसमें तो ऊपर x भी चेंज हो रहा है, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1/13 इंटू 1/12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इंटू 10C2 आया 10 इंटू 9/2 प्लस 3 इंटू 9 इंटू 8/2, इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इससे देख लो कितना आंसर आ रहा है। हाँ भाई, आगे बताओ यार। और अगर विदाउट जीरो केस करेंगे तो बस 13 की जगह 11 आ जाएगा, बाकी सारी कहानी सेम रहेगी। मैट्रिक 2, खुशी जो तेरा आंसर इसका 1/5 आ रहा था वो दिया अपने को 13/65 आ रहा है। इसका भी यार आंसर 1/5 ही आ रहा है, खुशी कह रही है इसका दिया क्यू ही हुआ है, बस फिर तो बढ़िया यार। तो क्यू वाले को ऑप्शन को जहाँ 13/60 लिखा है वहां 12/60 कर लो, तो आपका ए और डी दोनों मैच कर जाएंगे। ठीक है, क्यू वाले में 13/60 को 12/60 कर लो वहां पे, तो ए का भी क्यू आ जाएगा और डी का भी क्यू आ जाएगा। सेकंड मैट्रिक्स मैच, A and B are two events. PA is 3/5, PB is 2/3, PA intersection B is, तो PA intersection B जो है वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा और वो हमेशा छोटा रहेगा अपने पास जो भी PA और PB से छोटा है। तो PA और PB से छोटा अगर हम बात करें 3/5 is 0.6 और 0.66, तो 3/5 से छोटा आना चाहिए। 3/5 से छोटी वैल्यू भी आ रही है अपने पास, नहीं इसमें S गिवन है 4/15 से 2/3, नहीं यार ये तो नहीं आना चाहिए, 2/3 तो किसी भी हाल में नहीं आना चाहिए।
पी ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। तो पी ए इज 3/5 प्लस 2/3 माइनस 1 पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से ये बड़ा हो गया इधर से, तो ये कितना बन गया, तो यहाँ से 4/15 तो आ रहा है यार, सही है। यार 4/15 से 3/5 आएगा, ये 2/3 तो कर रहता है। ठीक है, हाँ जशन। मतलब ये बताना चाहता था कि मतलब सर मैंने ये सोचा कैसे है सर, मैंने ना मतलब जैसे ये एक तो मैंने सोच लिया था कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए सर, एक तो ये इक्वेशन होगी सर। सर जो ठीक पी ए है, यूनियन बी है, तो सर मैंने सोचा कि उसका जो मिनिमम केस है सर, वो तो वही होगा ना कि जो बी है बी के अंदर ए हो। हाँ हाँ। तो सर उसका सबसे छोटी वैल्यू तो पी बी के इक्वल ही आ जाएगी। अगर पी ए, ए अगर ऐसा हुआ कि जो पी ए है वो पी बी का सबसेट ही हो। ए यूनियन बी की कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी की कह रहा है? मैं ए यूनियन बी की कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, 2/3। हाँ तो सबसे मिनिमम वैल्यू 2/3, मैक्सिमम जाएगा हाँ। 1। तो सर इस फॉर्मूले से पुट कर दो कि इसकी वैल्यू रख दो 2/3 से 1, तो आ जाएगा पी ए यूनियन बी, उससे दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। इंटरसेक्शन की बात, मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ अभी तो पहले। यस। तो इंटरसेक्शन तो तब 2/3 से छोटी आई होगी, नहीं नहीं सर, सॉरी 3/5 से छोटी। जो पी ए यूनियन बी है वो तो सर उसकी मिनिमम वैल्यू 2/3 आ गई। बिल्कुल, यूनियन बी की, ए यूनियन बी की जब बात कर रहे हैं हाँ, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 2/3 आई, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम और वैल्यू उससे 1 लेके है। 1 तक, हाँ सही तो है। सर जो ये एक्सप्रेशन है जो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको कर दो ना 2/3 से लेके 1 तक, तो उससे आ तो जाएगी दोनों वैल्यूज। 3/5 ही आई होगी उससे। हाँ सर आ गई वो। हाँ तो वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ ना। 2 मिनट सर। हम ए का एस में यार, एस को करेक्ट कर लेंगे, 3/5 आ जाएगा। बी का सही है, 2/3 से 1। बी का क्या आंसर दिया हुआ है? बी का आर दिया हुआ है, 3/5 से 1। तो इन्होंने मतलब बेसिकली 2/3 को छोटा मान लिया, 3/5 को बड़ा मान लिया। तो गलत है इनके आंसर यार, और जो बाकी दोनों हो वो भी नहीं मैच किए होंगे। डी सही है। ठीक है भाई, इसको यार, हाँ जशन वही गलती की हुई, इसको ठीक कर लेंगे हर को। ये ए का एस आएगा, बी का आपके पास जो आर आएगा, लेकिन आर को भी करेक्ट करेंगे। आर में ये आएगा 2/3 से 1। सी जो है, सी है ए बाई बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 4/15 से 3/5, 4/15 से 3/5, और पी बी है 2/3। तो ये बन गई अपने पास 2/5 से 9/10। ठीक है जी। तो इसका Q अगर होगा तो Q में 1 की जगह 9/10 आएगा। सी का Q करना है, Q में करेक्शन कर लेनी है। और D जो है वो B बाई ए, तो उसमें बस नीचे A आ जाएगा। 4/15 बाई 3/5 से P B बाई ए,
3/5 से 3/5, तो ये तो 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो 4/9/7 ये सही है। डी का पी सही दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है जी। हाँ गोपाल। सर जो जैसे इसके अंदर हमारी जो यूनियन वाली थी वो 2/3 से 1 आ गई थी, तो हाँ जैसे इसके अंदर नहीं गिवन था तो मैंने मतलब ये दिमाग लगाया कि इससे 4/9 से 2/3 बड़ा है, तो वो हाँ। मतलब पी भी हो सकता है ना आंसर, मैंने ऐसे सोचा भी। तो असली में हमने अगर सपोज ना गिवन हो 2/3 से 1 और इसके ऐसे गिवन हाँ। से 1/3 से 1 गिवन ऑप्शन में, तो वो भी हाँ, हाँ नहीं अगर सबसेट गिवन है तो मार्क कर सकते हैं, वरना नहीं मार्क कर सकते। जैसे 2/3 0.66 है, 0.66 से 1 आंसर आ रहा है, अगर हमने वो 0.77 दे दिया हाँ तो नहीं, तो करेक्ट है, वो मार्क कर सकते हैं। अच्छा हाँ लेकिन 0.6 से 1 नहीं मार्क कर सकते, क्योंकि 0.6 से 0.66 जो आंसर है वो तो रॉन्ग आंसर है ना। हाँ अच्छा हाँ सही है, ठीक है मतलब सबसेट को मैं मार्क कर सकता हूँ, सुपरसेट को मार्क नहीं कर सकता। गॉट इट। हाँ जी, आगे बताओ। इंटीजर में कोई डाउट? इंटीजर में कोई डाउट? नहीं। थर्ड में मिनिमम कमिंग, थर्ड इंटीजर, the probability of a shooter hitting a target is 3/4. How many maximum number of times must she fire so that probability of hitting the target at least one is more than 0.99? तो 1 minus NC0 नहीं, n लेस देन इक्वल टू आएगा ना गोपाल? हाँ तो n नहीं, बिल्कुल मिनिमम आएगा, मैक्सिमम की जगह मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाएगा वहां पे। ठीक है, और बताओ इंटीजर में कोई डाउट? ठीक है, 3A में बताओ यार, 3A के पार्ट ए में कोई डाउट? हाँ भाई, पैसेज 1 पैसेज 2 कोई डाउट? नहीं। निखिल, पार्ट ए का सेकंड? सेकंड पैसेज ना? In an objective paper, there are 2 sections of 10 questions each. For section 1, each question has 5 options and only 1 option is correct. For section 2, each question has 4 options with 1 or more than 1 correct.
And marks in each section, it's all the correct answers. Marks for each question section 1 and 2 is 3. There's no negative marking. If a candidate attempts only 2 questions, one from section A and one from section 2, probability that he scores both in both the questions. उसमें से कोई एक चूज किया, पहले में से ठीक करने की 1/5 प्रोबेबिलिटी, दूसरे में से ठीक करने की 1/15 प्रोबेबिलिटी। बस यही आंसर आ जाएगा 1/75। क्योंकि चूज करने का अगर ऊपर से भी टेंसिव इंटेंसिव करके चूज करोगे, वो नीचे भी चूज करना पड़ेगा अपने को, तो वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। पैसेज 1 का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, पैसेज 1 के सेकंड क्वेश्चन में कहा है इफ A is a set containing 10 elements, a subset P of A is chosen at random and set A is reconstructed by replacing the elements of P. Then the subset Q of A is now chosen at random. Then the probability that if P union Q contain exactly 4 elements. तो काम करते हैं, 10 में से 4 जो एलिमेंट्स हैं exactly 4 elements. P यूनियन Q में 4 एलिमेंट्स, क्वेश्चन 3 ये कल कहा था P यूनियन Q में 4 एलिमेंट्स चाहिए, तो या तो इसमें दोनों में 4 सेम ही एलिमेंट हो जाए। एक केस तो ये है 10C4 वाला, दोनों में डाल दिया वो बोले, बाकी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो दोनों में से किसी में डाले, या फिर अच्छा एक में 4 एक में 3, वो वाले केस भी काउंट करने पड़ेंगे। तो इसमें से 4 एलिमेंट चूज किए उनके पास, ठीक है यार ऐसे करते हैं इसको, 10 में से 4 एलिमेंट चूज किए, उनके पास 3 चॉइसेस हैं, या तो वो P में जाएं या Q में जाएं या दोनों में जाएं। ठीक है, या तो P में या Q में या दोनों में। ठीक है, into 3⁴। और जो बचे हुए 6 हैं वो उनके पास तो एक ही चॉइस है, वो दोनों में से किसी में भी ना जाए। ये और टोटल है अपने पास 4⁻10। चौथा कौन सा केस है, दोनों में नहीं। ठीक है, तो टोटल है 4⁻10, फेवरेबल है 10C4 into 3⁴। ये तीनों फेवरेबल है और नीचे वाला टोटल है। ठीक है, हमें आगे बताओ यार, पार्ट ए और कोई डाउट? पार्ट बी के 1 का बी कमिंग।
PQ A is the power set of a given set X containing n elements. PQR belongs to E, may or may not be distinct. PQR are disjoint sets. Then the probability that P union Q union R is equal to X. तो मतलब सबके पास तीन चॉइसेस हैं, या तो P में जाए या Q में जाए या R में जाए. n divided by बस, या तो P में जाए या Q में जाए या R में जाए, या PQ में या PR में या QR में. लेकिन डिसजॉइंट का है तो वो वाले केस हट जाएंगे. हाँ B आ रहा है यार, या तो P में जाए या Q में जाए या R में जाए या किसी में ना जाए. टोटल ये 4 केस है. गोपाल 8 तब होते हैं हम ये केस लेते हैं, अकेला P अकेला Q अकेला R, P एंड Q, P एंड R, Q एंड R, P एंड Q एंड R, 1 2 3 4 5 6 7 और किसी में भी नहीं. ये 8 बनते अगर डिसजॉइंट ना दिया होता. अब अगर डिसजॉइंट दिया तो ये वाले केस तो हट ही गए ना अपने पास, ये वाले सारे केस. तो सिर्फ 4 केस बने अपने पास, P Q R या किसी में भी नहीं. तो बी ऑप्शन आंसर आएगा यार फर्स्ट का, पार्ट बी के फर्स्ट का सही है. इन्होंने क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 3/7 की पावर n 7. इन्होंने इसका मतलब ये कहा है कि P Q R मतलब P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R ने बेसिकली 0 की है सिर्फ, तब ये बनेगा. नहीं ये सही है, बी ऑप्शन सही है इसका. हाँ भाई आगे बताओ. पार्ट बी और कोई डाउट? पार्ट डी के 6 का सी. पार्ट डी के 6 का हमें पार्ट डी के 6 के सी में ये गिवन है, जो भी आंसर है उसके डिनोमिनेटर में 432 गिवन है, 37/432. ये आंसर आना चाहिए, ये जो आ रहा है वो आ रहा है सही दिया हुआ है. ठीक है जी. तो है क्या, अर्न 1 कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल. 5 red 1 blue. Earn 2 contain 2 red 4 blue. A fair dice toss, if it results in even number, ball are repeatedly withdrawn one at a time with replacement from earn 1. If it is an odd number, then balls are repeatedly withdrawn one at a time with replacement from earn 2. Given that the first 2 draws both have resulted in a blue ball, the probability of getting a red ball in third draw. तो अगर इवन आया तो 3/6. अर्न 1 में से निकाला हमने, अर्न 1 में से पहली दोनों जो हैं वो ब्लू आ चुकी हैं, तो 1/6 1/6 फिर रेड आई 5/6 प्लस 3/6 इंटू 2/6 4/6 4/6 इंटू 2/6. तो नीचे हो गया 36 इंटू 36, ऊपर आ गया 15 प्लस 16 इंटू 6 96. तो आ गया 121 नहीं 111 अपॉन 36 इंटू 36. 312 337. ये 432 आ रहा नीचे, 102 कैसे आया?
अच्छा ये तो वो हुई फेवरेबल, डिवाइडेड बाय टोटल भी करनी पड़ेगी अपने को। थ्री प्लस 48 बाय 36 इंटू 6, 36 इंटू 12, तो ये गया, ये 2 गया, 37 बाय 102। हाँ सही, ये तो यार है फेवरेबल। हमें बेसिकली ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन दैट पहले दोनों बॉल्स ब्लू आ चुकी हैं। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बेसिकली ब्लू इंटरसेक्शन रेड, पहले पे ब्लू, दूसरे पे ब्लू, तीसरे पे रेड, और ये डिनोमिनेटर में अपने को डिवाइड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी से, इससे डिवाइड करेंगे 37 बाय 102 आंसर आएगा। सही है ऊपर। हाँ भाई, और कोई डाउट? ई पार्ट पैसेज 1, पार्ट ई के पैसेज में कहा है चेस मैच बिटवीन टू ग्रैंड मास्टर्स एक्स एंड वाई इज won by whoever first wins a total of 2 games. X chances of winning, drawing and losing any particular game is A, B and C. The games are independent and A plus B plus C is equal to 1. The probability that X wins the match after n plus 1 games. तो n plus 1 के बाद X जीत जाए, तो मतलब n plus 1 गेम में तो X जीता ही, उससे पहली n गेम्स में दो केस बनेंगे, या तो एक X जीता प्लस n-1 ड्रॉ हुए, या एक X जीता एक Y जीता प्लस n-2 ड्रॉ हुए। ये दो केस बनेंगे अपने पास, ठीक है जी। तो n प्लस 1 गेम तो A जीत गया, X जीत गया, उसकी प्रोबेबिलिटी तो A है ही है। उससे पहले n गेम्स में कोई एक गेम nc1 X जीत गया, बाकी बची हुई गेम ड्रॉ हो गई, b⁻n-1, या कोई एक गेम X जीत गया, फिर दूसरी गेम कोई और गेम B जीत गया, बाकी गेम्स ड्रॉ हो गई, सॉरी B के जीतने की C और बाकी गेम्स ड्रॉ हो गई। तो ये बनना चाहिए, ये आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है जी। तो ये ई पार्ट का पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद प्रोबेबिलिटी दैट वाई विंस द मैच इन द फोर्थ गेम, तो सेम तरीके से वाई फोर्थ गेम जीता, ये फोर्थ गेम जो है ये वाई जीत गया। पहली तीन में जो पहली तीन गेम्स है, उन तीन गेम्स में क्या होगा, या तो एक एक्स एक वाई जीता और दो ड्रॉ हो गए, एक वाई दो ड्रॉ, या फिर एक वाई एक एक्स एक ड्रॉ। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विंस द मैच इज, एक्स ने गेम जीती, तो अब ये नहीं बताया कितने में जीती, एक्स ने गेम जीती, तो
जो पहले वाली है वो n-1 ड्रॉ में जीतने की प्रोबेबिलिटी है n+1 में, तो n को अगर हम 1 डालें, 1 से लेके फर्स्ट का आंसर क्या है, n² b⁻n−2 b + n-1 into c. वन टू इंफिनिटी एक AGP बन रही है। इसको अलग कर लेते हैं, n² b⁻n−1, ये तो एक AGP बन जाएगी, n-1 b⁻n−2 a² c, ये अपने पास रिड्यूसिबल टू AGP बन जाएगी। अगर मैं फर्स्ट वाले में सिग्मा लगाऊं 1 से इंफिनिटी तक का, जो फर्स्ट वाली है, इसको मैं S1 कह रहा हूं, इसका सम निकालना बेसिकली 1 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगी, 1 into a² plus 2 into a² into b plus 3 into a² into b² and so on इंफिनिटी तक। तो a² तो कॉमन ही है, 1 plus 2b plus 3b², ये इंफिनिटी तक सीरीज है। तो क्या बनेगा सम, a/1 - r प्लस a प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1 - b, एलसीएम लेके a²/1 - b का स्क्वायर, मतलब 1 - b का स्क्वायर इज a + c का होल स्क्वायर। तो जो पहला S1 है वो तो ये आ गया। S2 क्या हुआ, 1 पुट किया तो आया 0, 2 पुट किया तो आया 2 × 1 × a² c, a² c तो चलो कॉमन ही आ जाएगा, a² c भी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 पुट किया तो आया अपने पास 1 × 2 प्लस उसके बाद 3 पुट किया तो 2 × 3 b प्लस अगला पुट किया 4 पुट किया तो आया 3 × 4 b² एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। तो 2 6 12 इसको एक एक शिफ्ट करके लिख देते हैं आगे, a² c, इसको b से मल्टीप्लाई करके, b टाइम्स S2 इज 1 × 2 × b प्लस 2 × 3 × b² एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। लास्ट टर्म का फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कर दिया, 1 - b S2 इज इक्वल टू a² c 2 प्लस ये बना 6 - 4 6 - 2 4b प्लस 12 - 6 6b²। अगला भी देख लो एक बारी, अगला में पैटर्न बन रहा 4/5 4 × 3b, हाँ ये बन गया 8b³ एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। तो 2 कॉमन ले लिया, S2 इज इक्वल टू 2a² c/1 - b into 1 plus 2b plus 3b² plus 4b³ so on इंफिनिटी तक। तो ये तो सेम S1 ही है, S2 इज इक्वल टू 2a² c, 1 - b को लिख लिया a + c और S1 की वैल्यू पुट कर दी, वो है a² / a + c का होल स्क्वायर। तो ये S2 आ गया, बस दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको ऐड कर दिया 1 से लेके इंफिनिटी तक। हाँ भाई, और कोई डाउट? सब्जेक्टिव फर्स्ट का मीनिंग, 1 मिनट रुकना यार सिर्फ। सब्जेक्टिव का फर्स्ट,
A fair die is tossed. If 2, 3 or 5 occurs, the player wins that number of rupees. But if 1, 4 or 6 occurs, the player loses that number of rupees. Then find the possible payoffs for the player. यार इसमें बस ये बताना है कि वो कितने कितने रुपए जीत सकता है. Find the possible payoffs of the player. टू, 3 या 5 आया तो वो इतने रुपए जीतेगा. 1, 4 और 6 आया तो वो इतने रुपए हारेगा. And find the possible payoffs of the player. ₹2 जीतने के 1/6 चांस, ₹3 जीतने के 1/6 चांस, ₹5 जीतने के 1/6 चांस और ₹1 हारने के 1/6. जी possible payoffs. Possible payoff इनको ऐड करके आता है आंसर. इनका एवरेज प्रोबेबिलिटी निकालिए. Possible payoffs. इनका मीन निकालेंगे तो -1/6 आ जाएगा अपने पास. चलो इस टर्म का ना मतलब मैं एक बार देख के जाता हूँ यार क्या पूछना क्या चाह रहे हैं इसमें. फिलहाल जो आंसर दिया हुआ है वो मीन के हिसाब से दिया हुआ है. तो या तो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर ये बंदा बहुत बार गेम खेले तो उसकी जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है. तो अगर वो इनफिनिट बार गेम खेलेगा तो हर बार ही कुछ ना कुछ उसको या तो जीतेगा या हारेगा. तो ओवरऑल मीन निकाल लिया उन्होंने. मीन निकाल के पॉसिबल पे -6 ही कर दिया कि हारने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है. इस बार इस वे में थोड़ा क्वेश्चन आंसर निकाला है. बाकी एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है वो मैं सोच के बताता हूँ. Fourth, from a bag containing 2 ₹1, 3 ₹2 coins, a person is allowed to draw 2 coins indiscriminately. Find the value of his expectations. तो ये तो वही यार केसेस बना लो. 2 ₹1 के सिक्के हैं और 3 ₹2 के सिक्के हैं. ठीक है. अब पर्सन इज अलाउड टू ड्रॉ 2 कॉइन्स. तो वो क्या क्या पॉसिबल उसका सम क्या क्या आ सकता है उसके पैसे. या दोनों सिक्के ₹1 के निकाल लिए तो 4 बन जाएगा सम उसका. या फिर दोनों
एक रुपए का निकाल लिया, एक 2 रुपए का निकाल लिया, तो 3 सम बन जाएगा उसका, है ना। एक रुपए का, एक 2 रुपए का, दोनों 2 रुपए के तो 4, दोनों 1 रुपए के तो 4, सॉरी दोनों 1 रुपए के तो 2, दोनों एक इसका तो 3, 2 रुपए के सिक्के निकाल लिए तो 4, ये बन जाएगी अपने पास x की वैल्यूज। ठीक है जी, इसकी प्रोबेबिलिटीज अगर हम निकालें तो ये तो है 2c2 अपॉन 5c2 1/10, इसकी है 2c1 इंटू 3c1 6 अपॉन 10, और इसकी है 3c2 3/10। इसका मीन निकाल लो यार, बस यही निकाला होगा। थ्री 3.2 आ रहा है आंसर इसका, 2/10 प्लस 18/10 प्लस 12/10, हाँ 3.2 आ रहा है आंसर। देख जरा गोपाल फिर सही कैसे आ रहा था। And the value of his expectations. मैं देख रहा हूँ 1 रुपए के सिक्के निकाले, टोटल 5 सिक्के हैं, तो 2c2 अपॉन 5c2, हाँ गोपाल। इसके अंदर जो 1 रुपी वाले हैं वो तो सेम ही है, उनके अंदर हम 5c2 कैसे कह सकते हैं? जो 2 रुपए वाले हैं वो सही भी बात है, सही बात है। तो अपने को बेसिकली इसके x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 करना था। उसके 2 केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे, 2 0 1 1 और 0 2। तो बेसिकली 1/3 1/3 और 1/3 प्रोबेबिलिटी बनेगी, यही आ रहा है। सही है, सही। इस 2 1 रुपए वाले और 3 2 रुपए वाले सिक्के तो सेम ही है आपस में, तो हम 5c2 नहीं लगा सकते। तो 3 केस बनेंगे, या तो 2 0 या 1 1 या 0 2। तो उस हिसाब से टोटल 3 केस हैं, तो 1/3 1/3 1/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तीनों केसेस की। ठीक है। सब्जेक्टिव का सेकंड, there are 100 tickets in a raffle, there is one prize each, ₹1000, ₹500 and ₹200. Remaining tickets are blank. Find the expected price of
such ticket. यही कर लेते हैं सीधा, प्रोबेबिलिटीज निकाल के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक आने की, एक जो जिस पर 1000 रुपए की टिकट है, जो 1000 रुपए वाला जिस पर प्राइस है, वो आने की प्रोबेबिलिटी 1/100 इंटू उसका प्राइस 1000, फिर 1/100 दूसरा 500 वाले आने की, उसका भी 500 प्राइस से मल्टीप्लाई, फिर 1/100 इंटू 200, बाकी जो 97 है उन पे प्राइस जो है वो 0 है, 97/100 इंटू 0। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन 17 आ गई उसकी। हाँ जी, और कोई डाउट? पार्ट बी का पैसेज बता दूं। पार्ट बी का पैसेज, पार्ट बी के पैसेज का पहले तो ये कराया ही था कि पी क्यू आर अगर डिसजॉइंट है तो, और पी यूनियन क्यू यूनियन आर को अगर एक्स बनाना है तो हर एलिमेंट के पास 3 चॉइस हैं, या तो वो पी में जाए, या क्यू में जाए, या आर में जाए। सेम वाला कोई ने केस नहीं लेना है। और टोटल है उसके पास 4 चॉइसेस, या तो पी में जाए, या क्यू में जाए, या आर में जाए, या किसी में भी ना जाए। तो इसका आंसर ये करेक्ट कर लेंगे 3/4, सॉरी बी आंसर आएगा इसका, ये करेक्ट कर लेंगे, सी की जगह बी आंसर आएगा 3/4 रेज़ टू पावर n। सेकंड में कहा है P intersection Q intersection R contains just one element, then the probability that P also contains just one element। तो एक एलिमेंट चूज किया, उसको P में डाल दिया, P intersection Q intersection R में सिर्फ एक एलिमेंट है, अब जो बचे n-1 एलिमेंट, उनके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, या तो वो P में जाए, या वो Q में जाए, या वो R में जाए, या वो PQ में जाए, या वो QR में जाए, या वो PQR में जाए, या वो किसी में जाए। ये चॉइस है यार। देखो, जो एक तो चला ही गया, एक तो सब में चला गया, जो एक एलिमेंट चूज किया वो तो P में भी गया, Q में भी गया, R में भी गया, ताकि अपने पास PQR के इंटरसेक्शन बन रहा है। अब जो n-1 एलिमेंट्स हैं, उनके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, या तो P में जाए, या Q में जाए, या R में जाए, या P एंड Q दोनों में जाए लेकिन R में ना जाए, P एंड R में चले जाए, Q में ना जाए, या फिर Q एंड R में चले जाए, P में ना जाए, या फिर किसी में भी ना जाए। ये चॉइसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 रेज़ टू पावर n-1 अपॉन 7 रेज़ टू पावर, सॉरी 7 रेज़ टू पावर n-1 PQ contains one element, just the probability that P also contain one element। या तो Q में जाए, या R में जाए, या किसी में भी ना जाए। इसका ये आंसर है 3 रेज़ टू पावर n-1, 7 रेज़ टू पावर n-1।
या तो क्यू में जाए या आर में जाए या किसी में भी ना जाए, या क्यू और दोनों में भी जा सकती है। या तो क्यू में या आर में या क्यू आर में या हाँ जाए। टोटल तो ये है अपने पास, जो एक एलिमेंट है वो इसमें चला जाए और बाकी n माइनस वन इनमें से किसी में भी चले जाए, तो P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R अपने पास वन में रहेगा। या तो सिर्फ P में, Q में भी नहीं, R में भी नहीं, या सिर्फ Q में या सिर्फ P में। ठीक है जी, ये पॉसिबिलिटीज है 7 अपने पास, और फेवरेबल की पॉसिबिलिटी है ये अपने पास टोटल की पॉसिबिलिटीज है। और फेवरेबल की पॉसिबिलिटी है एक तो P में जाए, जो एक एलिमेंट है वो तो P में जाए, ठीक है ना। जो बाकी n माइनस n वाले एलिमेंट हैं वो या तो Q में जाए या R में जाए या Q एंड R में चले जाए, मतलब P में ना जाए, और या फिर किसी में भी ना जाए। ये 4 फेवरेबल वाली पॉसिबिलिटीज है। 4 रेस्ट पर n माइनस वन अपॉन 7 रेस्ट पर n माइनस। ठीक है जी। थर्ड, P intersection Q intersection R contains no element, then probability that Q is equal to R, Q और R इक्वल हो, तो अपने पास P Q R में कुछ भी कॉमन ना रहे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो P में जाए या Q में जाए। जो Q में जाएगा वो R में तो जाएगा ही जाएगा फेवरेबल के लिए, पहले फेवरेबल निकाल लेते हैं। या तो P में जाए या Q में जाए, Q वाला R में जाएगा ही जाएगा, या P एंड Q दोनों में चला जाए, नहीं सॉरी P एंड Q दोनों में नहीं जाना चाहिए, या फिर P में भी ना जाए और Q में भी ना जाए। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 रेज़ टू पावर n टोटल है, या तो P में या Q में या R में या PQ में या PR में या QR में, या P में भी नहीं, Q में भी नहीं, R में भी नहीं। ये टोटल है अपने पास। 1 2 3 4 5 6 7 7 रेज़ टू पावर n। ये सी ऑप्शन आंसर आ रहा है इसका यार, थर्ड का सी। तो फेवरेबल है P या फिर Q या दोनों में नहीं, 3 पॉसिबिलिटीज, और टोटल है अपने पास ये 7 पॉसिबिलिटीज। ठीक है जी, और कोई डाउट है किसी को? एक्सरसाइज 3B पार्ट ए के फर्स्ट का नहीं यार, वो देखा ही नहीं मैंने क्वेश्चन, वो दिमाग से निकल गया। वो मैं देख के जाता हूँ उसका, कोई अच्छा मेथड है तो। बस हाँ निखिल, उसमें कुछ केस रिपीट कर रहे होंगे, वो जो था मैं तेरे को देख के जाता हूँ, मैं उसमें क्या केस रिपीट हो रहा है। हाँ गोपाल, वो मैं बताता हूँ, अलग से बताता हूँ वो कब करने हैं डिस्कस। हाँ भाई, और बताओ, और कोई डाउट?
ठीक है जी। तो यार रिवीजन अभी तो जो इस वीक है वो तो थोड़ा सा हम एक मतलब तुम्हें सीक्वेंस सीरीज रिवाइज होगा इस वीक में, तो उसके बाद से नेक्स्ट वीक से थोड़ा प्लान भी मिल जाएगा, तब तक बाकी का सिलेबस भी होपफुली खत्म हो जाएगा। तो अगर कुछ जो भी प्लान होगा उस हिसाब से करेंगे, अगर कुछ शेड्यूल भी चेंज करना हो तो उस हिसाब से तैयारी वो करेंगे रिवीजन। क्योंकि जो मेरे से बात हुई थी उसमें मोस्ट प्रोबेबली हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी, लेकिन 3 दिन में मैथ्स की 6 क्लासेस होंगी। मतलब जैसे एक क्लास थ्योरी की सुबह, उसके शाम को डिस्कशन की क्लास, फिर एक दिन ब्रेक, उसमें अपना पढ़ो, उसमें फिर डिस्कशन, इस टाइप से कुछ प्लान कर रहे थे। तो अभी कुछ प्लान हुआ नहीं है, तो नेक्स्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें मिल जाएगा शेड्यूल उस हिसाब से। तो इस वीक का अपना टारगेट यही है। टेस्ट का भी बता दूं, टेस्ट का भी प्लान में लिखा होगा बीच में कहाँ कहाँ पे होने हैं और कितने कितने टेस्ट होने हैं। ठीक है। गोपाल, थ्योरी की क्लासेस भी जरूरी नहीं है हो, मतलब अभी शायद बैच भी सफल हो, उस हिसाब से फिर देखेंगे कितना क्या कराना है। मतलब एग्जैक्टली तो जो भी रिवीजन शुरू होगी वो नेक्स्ट वीक से शुरू होगी, उसमें थोड़ा सा प्लान कंक्रीट मिल जाएगा अपने पास कि बैच में अगर कुछ चेंज करने है या कुछ करना है उस हिसाब से करके। ठीक है। तो इस हफ्ते जो 2 क्लासेस बची हैं उसमें तो अभी फिलहाल सीक्वेंस सीरीज रिवाइज कर रहे हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। आज शाम तक या कल तक एक असाइनमेंट मिल जाएगी, वो असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। तब तक बाकी का सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर प्रॉपर तरीके से जैसे भी करना हो वैसे शुरू करेंगे रिवीजन। तो अभी मुझे बताओ, सीक्वेंस सीरीज की थ्योरी में तुम्हें कुछ पूछना तो तुम पूछ लो, या मैं एक बार सारे चैप्टर का ओवरव्यू दे दूं? हाँ, अभी मैं दे देता हूँ एक बार, तुम उसके बाद वो एक ओवरव्यू से देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा था, कैसे कैसे पढ़ा था। उसके बाद तुम एक बार नोट से वाइज कर लेना, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पूछना हुआ तो मेरे से पूछ लेना फिर। ठीक है ना। हमने जो जो पढ़ा था, हमने इस सीक्वेंस में पढ़ा था। सबसे पहले एपी पढ़ा था। एपी में अपने पास क्या क्या है मेजरली चीजें, जनरल टर्म a plus n minus 1 into d, sum of terms n by 2, 2a plus n minus 1 into d, या फिर n by 2 into a plus l। नहीं मानेगा, अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हुए तो वही पढ़ लो, क्योंकि मैथ्स में पूरा नोट्स पढ़ने हुई खास थ्योरी तो है नहीं है, अपने को फॉर्मूलाज याद रखने हैं, तो शॉर्ट नोट से भी काम चल जाएगा। हाँ जी, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी यार, एपी की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे कि इसमें फर्स्ट लास्ट टर्म का सम, सेकंड लास्ट टर्म का सम, वो सब सेम रहता है। ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसमें कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें, वो भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनती है वो एपी बनती है। ठीक है जी, 2 एपीज को ऐड कर लें, a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, इस टाइप से, या माइनस कर लें तो भी अपने पास एपी रहती है। ठीक है जी। 3 टर्म्स अगर अपने को एपी में लेट करनी होती थी तो हम लेट करते थे a माइनस डी, a प्लस a प्लस डी। जनरली फायदा तब देती थी जब सम होता था। अगर अपने को 5 टर्म्स लेट करनी है तो ऐसे कुछ लेट करते थे। ठीक है ना। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स 4 टर्म्स लेट करनी हो तो इस टाइप से a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टीज थी एपी में। प्रॉपर्टीज के बाद हमने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन होता था a प्लस बी बाय 2। अगर n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो ये बाय n होता था। ठीक है। फिर अगर n am से इंसर्ट करने होते थे 2 नंबर्स के बीच में, a, a1, a2, इस टाइप से an, b। अगर n नंबर्स इंसर्ट करने होते थे तो वो नंबर्स इस टाइप से होते थे, ये रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो AP बने। तो हम लिखते थे b को b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी,
तो यहाँ से डी आ जाएगा बी माइनस ए अपॉन n+1। ठीक है जी। अब इसमें a1 की वैल्यू ऐसी a+d, a2 की a+2d इस टाइप से आती जाती थी, और an क्या आ जाती थी a+nd। इसमें ध्यान रखना होता था कि ये a+nd आती है क्योंकि n+1 am में हम a+n-1 इंटू डी नहीं करते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी होती थी कि इनका सम जो है वो n टाइम्स a+b/2 के बराबर रहता था। यही a की प्रॉपर्टी थी। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता था जीपी। जीपी में भी सेम जनरल टर्म ar⁻n-1 सम ar⁻n-1 अपॉन r-1 या a1 - r⁻n अपॉन 1 - r जब r1 नहीं था, और an आ जाती थी जब r1 है। r1 पे ap gp दोनों सेम बन जाते थे। इनफाइनाइट जीपी a अपॉन 1 - r जब r -1 से 1 तक हो। 0 तो चलो कभी भी नहीं हो सकता r। ठीक है, ये ऐसे इन्फिनिटी आ गया। इसके बाद जीपी की भी प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि पहली, जैसे उसमें इसमें सम इक्वल होता था, इसमें फर्स्ट लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, सेकंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है ये अपने पास सेम आता था। दूसरी प्रॉपर्टी, कुछ भी अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें किसी जीपी को, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी जीपी रहती थी। ठीक है ना। दो जीपीस को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, दो जीपीस को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी रहती है, डिवाइड कर दो तब भी जीपी रहती है। ठीक है, लॉग ऑफ जीपी अगर वो एपी बन जाती है, जीपी का लॉग ले लेंगे तो एपी बन जाएगी। ठीक है ना। फिर वही 3 टर्म्स अगर लेट करनी है तो 3 टर्म्स लेट करने के लिए a/r a ar, 5 टर्म्स लेट करने के लिए a/r² a/r a ar ar²। ठीक है जी। फिर ऐसी जीएम होता था अपने पास। जीएम दो नंबर्स के बीच का रूट ए बी, एन नंबर्स के बीच के लिए 1/n। दो नंबर्स अगर इंसर्ट करने हैं तो ये जो सीक्वेंस है जीपी बन जाती है, तो इसको जीपी की तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो r की वैल्यू आ जाती है b/a⁻1 अपॉन n+1। p इज इक्वल टू ar⁻n-2 - 1 ये हो जाता है, तो ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना। तो g1 की वैल्यू ar, g2 की वैल्यू ar² एंड सो ऑन, gn की वैल्यू ar⁻n। इसमें भी ध्यान रखना है कि gn की वैल्यू जो है वो ar⁻n आती है, n-1 नहीं आती है। ठीक है ना। इसमें प्रॉपर्टी होती थी g1 इंटू g2 gn, इसका वैल्यू होती थी a/b की पावर n/2। दोनों में एक ही प्रॉपर्टी होती है am और gm के, उसमें सम की होती है, इसमें प्रोडक्ट की होती है। ठीक है जी। फिर आती थी एचपी। एचपी मेंस के सिलेबस में तो है नहीं। अच्छा, एक वो यार दोनों में रह गई है, वो तो जीपी की कहानी शुरू में ही लिख लेते हैं, b² = ac, और एपी के शुरू में लिख लेते हैं
2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ठीक है ना। जो मेन कंडीशन होती है एपी और जीपी की वो रह गई थी लिखनी। तो अगर 3 नंबर्स एपी में है तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, 3 नंबर्स जीपी में है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। एचपी में ज्यादा कुछ करना नहीं होता। एचपी में बेसिकली करना अपने ये होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ एपी होती है। सब चीजें जो भी हमें सॉल्व करनी है वो इस तरीके से सॉल्व करनी है। जो नंबर्स एचपी में दिए हुए हैं उनको रेसिप्रोकल करेंगे, एपी में आएगा, एपी में सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने पास एचपी वाला आंसर आ जाएगा। इसकी कंडीशन होती है 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c या b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c। नहीं, एचपी कभी भी मेंस में नहीं थी। ठीक है, एचपी के बाद थी एजीपी। ऐसे एचपी का सम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एचपी में जो हमने पढ़ा भी था उसमें सम नहीं पढ़ा था, सिर्फ जनरल टर्म वाले क्वेश्चंस थे और एचएम और इंसर्शन ऑफ एचएम वाले क्वेश्चन थे। एजीपी में सिर्फ सम ही निकालना है अपने को। सम जो से इनफाइनाइट तरीके से या नॉर्मल एंड सम निकालने होते थे। a plus d into r, a plus 2d into r square up to a plus n minus 1 into d r raised to n minus 1। इस टाइप से जो टर्म लिखी थी इसको एजीपी कहते हैं। इसका कम कैसे निकालते थे? r से मल्टीप्लाई करके एक एक शिफ्ट कर देते थे। है ना, एक एक शिफ्ट करके लिख लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 माइनस आर इंटू एस इज इक्वल टू ए प्लस डी आर स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर रेज्ड टू पावर एन। ये जीपी बन जाती है। n माइनस 1 टर्म्स की, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास आंसर आ जाता है। तो मेजरली क्वेश्चन ऐसे वाले ही थे। इसके बाद इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला हमें याद रखना होता था, वो होता था a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है। फिर अपने क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था रिड्यूसिबल टू एजीपी वाला, डिस्कशन में हमने किया था पिछली बार भी, रिड्यूसिबल टू एजीपी। और जो आज भी किया हमने चेस्ट वाले क्वेश्चन में किया था ना, जो सेकंड S2 था, रिड्यूसिबल टू एजीपी में क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ था अपने पास जिसका डिफरेंस एपी में हो उस टाइप से, जैसे 1 into 2 प्लस 2 into 3 into b लिखा हुआ था प्लस 3 into 4 into b स्क्वायर लिखा हुआ था। इस टाइप से जो सीरीज थी, इसको बस r से मल्टीप्लाई करके एक बार शिफ्ट कर लेते हैं। इसको जब माइनस करते हैं तो ये एक एजीपी बन जाती है। ठीक है ना, इस टाइप से एक एजीपी बन जाती है अपने पास। एक चीज और ध्यान रखनी थी, इसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन आता था, शायद पिछला कराया था, 3 raised to power 1/3 into 3 raised to power 2/9 into 3 raised to power 3/27 ऐसे इंफिनिटी तक था। तो मैं 3 raised to power 1/3 प्लस 2/9 प्लस 3/27 सो ऑन इंफिनिटी तक। अब ये एजीपी है, लेकिन जो हमने एजीपी का फॉर्मूला पढ़ा उसमें फर्स्ट टर्म सिर्फ ए होती है, तो पहले 1/3 कॉमन लेंगे फिर हमारे वाली एजीपी बनेगी। अब डायरेक्टली जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें सम का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। इसमें ए को 1/3 नहीं ले सकते क्योंकि 1/3 के साथ फिर एपी नहीं बन रही है, और ए को 1 लेके निकालोगे तो गलत आंसर आएगा। तो इसमें से 1/3 कॉमन लेके पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता था जैसे हमने एजीपी मानी हुई है। इसमें सम का फॉर्मूला लगाते थे तो आएगा 3 raised to power 1/3 a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर निकल के आएगा।
ठीक है जी। फिर उसके बाद था सम ऑफ स्पेशल सीरीज। इसमें भी सिग्मा वाले फॉर्मूलाज थे। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन किए थे। टाइप 1 जिसमें ऊपर ऐसे 1 into 2 2 into 3 ऐसे वाली सीरीज होती है अपने पास, जिसकी जनरल टर्म निकालते हैं r into r+1 फिर सिग्मा लगा देते हैं, ठीक है ना। ये टाइप 1 थी। टाइप 2 थी अपने पास मेथड ऑफ डिफरेंस, जिसमें डिफरेंस एपी या जीपी में होता है। सॉल्व करने के 2 मेथड थे। पहला मेथड तो ये था कि आप सम लिख लो, फिर बस इसको एक एक शिफ्ट करके लिख दो। यहाँ पे tn, यहाँ प्लस tn आएगा। इनको जब माइनस करेंगे तो 0 इज इक्वल टू समथिंग माइनस tn आ जाएगा। तो यहाँ से tn की वैल्यू निकल जाती थी अपने पास, चाहे एपी में हो चाहे जीपी में हो। बस सिंपल बिना कुछ मल्टीप्लाई किए एक एक शिफ्ट करके लिख दो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उसमें से अपने पास tn निकल आता था। या दूसरा मेथड क्या था कि अगर डिफरेंस एपी में है तो जनरल टर्म होती थी an² प्लस bn प्लस c। एपीसी 3 अननोन है वो निकालने होते थे। या फिर अगर डिफरेंस जीपी में होता था तो जनरल टर्म होती थी ar⁻n−1 प्लस bn प्लस c। इसमें r कॉमन रेशो ऑफ जीपी है, तो r जो था वो अननोन नहीं था, सिर्फ एबीसी अननोन होते थे अपने पास। इसमें भी 3 इक्वेशन, पहली 3 टर्म से आप एबीसी निकाल सकते हो, n को 1 n को 2 n को 3 पुट करके। दूसरा मेथड ये होता था। ठीक है, पिछले साल आगे वाले डिफरेंस के लिए भी पढ़ा था कि अगर सेकंड डिफरेंस एपी में हो या सेकंड डिफरेंस जीपी में हो तो उसकी मेंस में ज्यादा जरूरत पड़ती है नहीं अपने को। ठीक है, इसी से काम चल जाता है। अदरवाइज होता क्या था, अगर सेकंड डिफरेंस एपी में है तो एक एक डिग्री बढ़ाते जाना है, an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d हो जाता था। टाइप 3 वीएन मेथड, जिसमें डिनोमिनेटर में चीजें होती थी इस टाइप से, जितनी मर्जी हो, 1 हो टर्म, 2 हो टर्म, 3 हो टर्म। तो हम करते क्या थे, इसको बड़ी टर्म मैंने सबसे छोटी टर्म ये करके सिंप्लीफाई कर लेते थे। फिर वो 1 2 3 पुट कर जाते थे तो ऑल्टरनेट टर्म्स अपने पास कटती जाती थी। टाइप 4 हमने ये पढ़ी थी इस टाइप से, r+1 r+2 r+3। सपोज करो ये क्वेश्चन आया आपके पास सम करने को। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें बेसिकली r⁴ की टर्म आ रही है मल्टीप्लाई करके। हमने जो फॉर्मूलाज याद रखे हैं वो सिर्फ r³ तक याद रखे हुए हैं। ठीक है, r4 का हमने फॉर्मूला याद नहीं किया हुआ सम निकालने का। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है और उसमें हर टर्म एपी में है तो आप करते क्या थे, इसमें मल्टीप्लाई करते थे आगे, इसी ऑर्डर में इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस इसी ऑर्डर में जो पिछले टर्म होगी, r+4 माइनस ऑफ r-1। तो इसका डिफरेंस 5 आ रहा है तो 1/5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अलग अलग करेंगे तो सेम वीएन मेथड की तरह जब 1 2 3 पुट करेंगे तो अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल आउट होती जाएंगी। ठीक है जी, तो ये सम ऑफ स्पेशल सीरीज था। फिर इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन मीन्स। पहला 2 नंबर्स के लिए, अगर हम 2 नंबर्स की बात करें, सिर्फ 2 नंबर के am 2 नंबर के gm 2 नंबर के hm की, तो पहला आता है g² इज इक्वल टू ah होगा 2 नंबर्स के मीन के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि a और g, जिस मतलब a और b जो 2 नंबर्स हैं जिनके बीच का am और gm है, अगर वो गिवन है अपने को तो हमें a और b निकालने हैं तो वो निकलते थे -a प्लस माइनस रूट ऑफ a² माइनस g² से। ये आता कैसे था, अगर a और b किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो वो क्वाड्रेटिक कैसे दिखेगी, x² माइनस 2ax प्लस g²। ठीक है ना, सम ऑफ रूट्स 2a है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स g² है। तो इससे जब हम रूट्स निकालेंगे
तो ए और बी इस टाइप से निकल के आते थे। ठीक है, फिर n नंबर्स के लिए और या 2 नंबर्स के लिए जिसमें भी लगाना हो, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm होता था। वैसे तो जितनी इनइक्वालिटीज आती हैं, जितनी की जरूरत पड़ती है, वो मोस्टली इससे हो जाती हैं, am gm hm से। अदरवाइज इसके बाद हमने am ऑफ mth पावर भी पढ़ा था, जो बेसिकली rms वाली अपने पास वो थी, इनइक्वालिटी थी। ठीक है, तो मैक्सिमम तो इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, अगले वाले की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है जी, दोनों की दोनों सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए एप्लीकेबल हैं। इक्वलिटी तभी होल्ड करती है जब नंबर सारे के सारे इक्वल हो। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन लास्ट और किया था, जैसे 1 से लेके n नंबर है, तो 1 से लेके n तक नंबर को दो दो को मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करना है। जैसे 1 into 2, 1 into 3, 1 into 4, फिर ऐसे 2 into 3, 2 into 4। ठीक है, इन सब का हमने सम कैसे निकाला था? हमने कहा था कि ये जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये वाला, इसमें जो ये वाली ब्रैकेट होती है, ये वो होता है सम ऑफ नंबर्स टेकन टू एट अ टाइम। तो इसी को अगर हमने जनरलाइज कर दिया था, a1 प्लस a2 अप टू an का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा a1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ नंबर टेकन टू एट अ टाइम। हाँ जी, ये जो am ऑफ mth पावर है, इसी में आता था रूट मीन स्क्वायर वाला भी। इसी में अगर m को 2 डाल दें तो वो आ जाती है रूट मीन स्क्वायर वाली, rms इज ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर m इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये याद है क्वेश्चन किया था ये वाला लास्ट में? ये बस एक ओवरव्यू है, आप एक बार नोट्स पढ़ लो, इसमें से कुछ पर्टिकुलर पूछना है इसमें से थ्योरी में तो कल पूछ देना, अदरवाइज कल इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फिर am ऑफ mth पावर में ये लिखवाया था ना, a1 की पावर m प्लस a2 की पावर m सो ऑन an की पावर m अपॉन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 प्लस a2 अप टू an बाय n की पावर m इफ m इज नेगेटिव या फिर 1 से बड़ा। ये इनइक्वालिटी का साइन लेस देन आता था, सेम चीज में ये इनइक्वालिटी का साइन लेस देन हो जाएगा अगर m 0 से 1 के बीच में। इसमें अगर मैं m को 2 डालूं तो ये बनेगा ना a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर बाय n ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे a1 प्लस a2 अप टू an बाय n की पावर जो 2 आनी है उसको इधर ले आए 1/2 बना के, तो ये बेसिकली बन गया RMS रूट मीन स्क्वायर, और ये बन गया ये। ठीक है जी, तो एक बार कल तक थ्योरी रिवाइज कर लो आप, कुछ अगर थ्योरी में पर्टिकुलर पूछना हुआ या किसी क्वेश्चन में कुछ पूछना हुआ। हाँ, वेटेड पावर मींस, वेटेड मींस अलग होते हैं, वेटेड मींस जैसे होते हैं उसमें ऐसे आता था
जो वेटेड मींस थी वो ये थी यार, मतलब W1 into A1 plus W2 into A2 up to WN into AN अपॉन N, ऐसे करके कुछ थी, उसमें मल्टीप्लाई होता था वेट्स उसके साथ। ठीक है जी। नहीं शोभित, क्वेश्चंस के लिए शीट मिलेगी, शीट आज या कल में मिलेगी, या तो आज शाम तक मिल जाएगी या कल मिलेगी। तो तब तक आप थ्योरी रिवाइज कर लो और एक्सेस 2 के डाउट्स या 3 के डाउट्स कर सकते हो। गोपाल टाइम पे बेसिक कितना टाइम है और कितने डाउट्स हैं। अगर टाइम ज्यादा है तो बिल्कुल 0, 1, 2 तीनों कर लो, अगर टाइम कम है तो 2 और 3 कर लो, सिर्फ 2 और 3 के डाउट्स। हाँ बिल्कुल, साथ में जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यार टारगेट थोड़ा ना मतलब ऐसा बनाना कि आप तीनों सब्जेक्ट्स में हर चैप्टर में सेम चीज कर सको। ये ना हो कि पहले चैप्टर जो पहले हफ्ते की रिवीजन है उसमें तो तुम बिल्कुल फटे जग दो, सब कुछ ही कर लो उसमें, और बाद में आते आते तक बिल्कुल ठंडे पड़ जाओ। ठीक है ना, तो मतलब अपने को टारगेट उतना रखना जितना हम कर सकें। जैसे आप अब जब प्रॉपर रिवीजन शुरू हो जाएगी, हर सब्जेक्ट के इतने सारे टॉपिक्स होंगे, तो आप अपने क्वेश्चन बैंक नहीं कर पाओगे। साथ में जो शीट मिलेगी उसी में 50-60 क्वेश्चन होंगे, थ्योरी पढ़ोगे शीट करोगे, थ्योरी पढ़ोगे शीट करोगे, तीनों सब्जेक्ट्स की, तीनों या चारों सब्जेक्ट्स जो भी चलेंगे, उसी में टाइम आपका खत्म हो जाया करेगा। ठीक है ना, तो बस आप इतना रखो, थ्योरी प्लस जो शीट है, शीट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो रिवाइज हो जाएंगे आपके, उतना 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 करते चलो। जनरली एक वीक में 2 टॉपिक्स होंगे, अगर छोटे हुए तो 3 टॉपिक्स होंगे, तो एक चैप्टर के लिए 2 से 3 दिन। लेकिन तब ये है कि नंबर ऑफ क्लासेस कम हो जाएंगी तो हमारे पास टाइम होगा, हाँ सारे सब्जेक्ट्स के लिए। अगर सागर एक्सेस 3 नहीं कर रखी पुरानी, फिर तो छोड़ दे, कोई चक्कर ही नहीं एक्सेस 3 का। अभी जनवरी वाले मेंस के तो कोई टेंशन नहीं मत उसकी। अगर +2 वाला कोई टॉपिक है जिसकी एक्सेस 2 नहीं की है, तो +2 वाले टॉपिक से एक्सेस 2 कर ले अभी, जब तक थोड़ा अभी दिवाली तक तो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि ये वीक तो 2 क्लास में ऐसे ही सिर्फ सीक्वेंस ही पढ़ना है, कुछ ज्यादा तुम करना नहीं है इसमें, बाकी सबका सिलेबस चल ही रहा है अभी, फिर दिवाली की छुट्टियां भी है 3-4। और अगर 11th वाला है कोई ऐसा चैप्टर है जिसके 2-3 नहीं की हुई, तो उसको छोड़ दे, उसकी टेंशन मत ले। मैंने टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली हर वीक होगा, बाकी कंफर्म करके बता देता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नोट्स रिवाइज करो अपने, और साथ में एक फॉर्मूला लिस्ट टाइप बना लो, और उसके बाद जो शीट मिलेगी वो कर लेना। तो सिर्फ शीट भी कर लोगे ना तब भी काम है, लेकिन सारे चैप्टर की। मैं कह रहा हूँ अगर एक्सेस 2-3 किसी की छुड़ी हुई है तो 12th वाले चैप्टर की 2 कर लो, 11th का तो जो छूट गया 11th का नहीं है कुछ करना। ठीक, बाकी वो डिपेंड करेगा, आप एक बार शीट आपको मिलेगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके पास वो करने के बाद टाइम बच रहा है नहीं बच रहा। अगर टाइम बच रहा है तो आप जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम नहीं बच रहा तो कम से कम शीट तो करनी करनी है, मतलब वो एटलीस्ट के साथ है, उतना तो करो ही करो, उसके अलावा जो भी टाइम बचेगा एक्स्ट्रा। ठीक है ना, हाँ शीट्स क्योंकि वो डिस्कस होनी है मानिक, तो अगर तुम शीट करके आओगे तो डिस्कशन क्लास का फायदा होगा। अगर शीट भी नहीं करोगे तो फिर वो डिस्कशन क्लास भी वेस्ट जाएगी और टाइम भी वेस्ट जाएगा। ठीक है ना, हमारा टारगेट यही रहेगा, थ्योरी तुम पढ़ के आओ पहले से, जैसे आज तो सीक्वेंस सीरीज तो टाइम था पढ़ने का, मतलब मेन टारगेट ये रहेगा थ्योरी तुम पढ़ के आओ 11th की भी और 12th की भी। मतलब थ्योरी में तुम सिर्फ मेरे से ये पूछो कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आया था, ठीक है, तो थ्योरी उतनी को
उसके बाद मेजर फोकस अपना डिस्कशन पे, क्योंकि मैथ्स में थ्योरी का कोई पॉइंट नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो जैसे दिवाली अभी कल सीक्वेंस सीरीज अपना हो जाएगा, कोई और क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर परसों के लिए तुम अपना टारगेट रखो कि तुम क्वाड्रेटिक अपनी रिवाइज करके आओ, और क्वाड्रेटिक के जो डाउट्स हैं थ्योरी में, या कुछ भी कोई क्वेश्चन आपको रहता है, कोई टॉपिक आपका रहता है, वो आप पूछ लो। हाँ मानिक, मतलब तो ये लगा ले 3 घंटे में थ्योरी रिवाइज करनी है, उस हिसाब से एग्जांपल्स कितने कर सकता है बीच में से, या क्या जो भी इंपॉर्टेंट लगाए हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा मेंस प्लस ही होगा, क्योंकि आजकल मेंस भी थोड़ा सा मुश्किल ही आ रहा है, मतलब पिछले 2 सालों से मैथ्स का मुश्किल इन द सेंस लेंथी सा आ रहा है थोड़ा सा। मनीष, कल की क्लास में तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि सीक्वेंस सीरीज रिवाइज करके आओ, कुछ पूछना तो उसमें से पूछ लेना, अदरवाइज हम कल की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, और आज या कल में एक शीट मिल जाएगी, वो परसों की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं।